नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो जो टॉपिक है हमारा भारत का संविधान, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी बोला जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो और कल मैंने जो टॉपिक आपको बताया था वो था फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, मूल अधिकार। ठीक, तो इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। जितना भी आपका कंसेप्चुअल जो क्लियरिटी है उसको करेंगे। कंसेप्ट और फैक्ट, कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट, ठीक है, इसका कॉम्बिनेशन जब भी किसी भी आपका टॉपिक ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, आपका कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, अगर उसमें इन दोनों का अगर आपका बैलेंस रहता है तो ही आप जो है वहां पर सवाल कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर फैक्ट भी आने चाहिए आपको, कंसेप्ट भी आने चाहिए, ठीक है। इसको हम वीडियो को पूरा टारगेट यूपीएसआई 9500 को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। चलिए अपनी नेक्स्ट स्लाइड में जल्दी से चलते हैं और बहुत अच्छे से समझते हैं इसको। सबसे पहले हम देखते हैं प्रमुख तथ्य, मतलब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ठीक, जो कि आपको पता होना चाहिए। पहला फैक्ट है वो है भारत के संविधान के कौन से भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया, मतलब कौन से भाग में, कौन से पार्ट में जो है वो इसके बारे में दिया गया है। तो वो है पार्ट 4, ठीक है। पार्ट 4 मतलब भाग 4 में जो है ये बोला गया है कि भारत के कौन से राज्य के नीति निर्देशक तत्व कितने हैं, क्या है, सब कुछ आपका जो है पार्ट 4 में दिया गया है। नेक्स्ट जो है वो है संविधान के कौन से अनुच्छेदों में बताया गया है डीपीएसपी के बारे में, ठीक है। मैं बार बार डीपीएसपी नहीं बोलूंगा, लेकिन आप समझ लीजिएगा कि मैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मतलब नीति निर्देशक तत्व, या मैं निर्देशक तत्व भी उनको बोल सकता हूं। तो ये आर्टिकल 36 से शुरू होते हैं और 51 तक जाते हैं आपका, ठीक है। नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है, इनको क्यों लाया गया संविधान में, ठीक है। उद्देश्य का मतलब होता है इनको संविधान में लाने का क्या मतलब था। तो यह है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, मतलब सामाजिक मतलब सोशल और आपका आर्थिक मतलब जो है इकोनॉमिकल, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि पॉलिटिकल जो राइट्स होते हैं, पॉलिटिकल आपका डेमोक्रेसी जो होती है वो आपकी जो आपका जो है फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, मूल अधिकार, उनसे आती है। मूल अधिकार हमको क्यों दिए गए हैं, जिससे कि हमारे पॉलिटिकल राइट्स जो हैं वो बचे रहें। और यही हमारे सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, या सामाजिक और आर्थिक जो हमारा जो एक तरीके से राइट्स हैं, अधिकार हैं, उनके लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में लाया गया है। नीति निर्देशक तत्व क्या स्थापित करते हैं भाई, इनको लाया गया तो इनका क्या मोटिव था, क्यों स्थापित, क्या स्थापित करते हैं। एंड में जब हमें सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र हमें मिल जाता है तो क्या होता है, फिर ये लोक कल्याण राज्य की स्थापना करते हैं, मतलब ऐसा राज्य जो लोगों के कल्याण के लिए काम करता है, उसकी ये स्थापना कर देते हैं। ये एक एक क्वेश्चन बनता है इनसे, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अगर ध्यान से नहीं समझेंगे कल को क्वेश्चन गलत करके आएंगे और आप मुझसे कहेंगे, मैं तो साफ बोल दूंगा आपने अब जो है ठीक से वीडियो को नहीं देखा होगा। फिर है निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। वाद योग्य का क्या क्या मतलब होता है, वाद योग्य का वही मतलब होता है जो गैर न्यायिक का होता है, ठीक है। और गैर न्यायिक का क्या मतलब होता है, गैर न्यायिक का मतलब होता है कि यदि इनको सरकार आपको देने से मना कर देती है, ठीक है, जो भी इसमें अधिकार होंगे जो मैं आगे बताऊंगा, जो भी इसमें राइट्स दे रखे हैं आपको, अगर उनको सरकार मना कर देती है तो आप ये नहीं कह सकते कि ये हमें चाहिए और आप कोर्ट नहीं जा सकते इनको लेके। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है, मूल अधिकार को अगर सरकार आपसे छीनती है तो आप सीधे कोर्ट जा सकते हो। 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत 226 के तहत जो है हाई कोर्ट जा सकते हो आप। ये आपको अधिकार दे रखा है, संविधान में दे रखा है। लेकिन यदि आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अगर राज्य नहीं देता है आपको, ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं कोर्ट जा रहा हूं, मुझे तो ये चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये गैर न्यायिक है, मतलब इनके हनन पर आप कोर्ट नहीं जा सकते। फिर है इन्हें प्रशासकों की आचार संहिता कहा जाता है। बहुत अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है कि प्रशासकों की आचार संहिता किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान में प्रशासकों की आचार संहिता किसे कहा गया है, तो प्रशासकों की आचार संहिता राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कहा गया है। क्योंकि जब मैं आपको आगे बताऊंगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन कौन से, तब आपको समझ में आ जाएगा कि मतलब क्यों इनको जो है गैर न्यायिक रखा गया है और क्यों ये प्रशासकों की आचार संहिता है। आचार संहिता का मतलब होता है कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट। अब इनको क्यों कहा गया है, क्योंकि देखिए अब इनको कोर्ट तो जा नहीं सकते हम, ठीक है भाई,
जैसे उसमें ये लिखा हुआ है, किसी भी निदेशक तत्वों में आपका ये लिखा हुआ है कि कामगारों की सुरक्षा दी जाएगी, ठीक है, प्रसूति सुरक्षा, मतलब जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनको सुरक्षा दी जाएगी। आगे मैं आपको एक एक करके सब बताऊंगा। तो लेकिन अगर मान लो सरकार नहीं देती है, सरकार देने से मना कर देती है, तो प्रशासकों की आचार संहिता का मतलब ये होता है कि आप जो है 5 साल बाद इनको बता सकते हो, भाई सरकार ने देने से मना कर दिया, कोई बात नहीं, 5 साल बाद तो टाइम आएगा ना, मैं वोट ही नहीं दूंगा आपको। इसीलिए इनको कहा जाता है कि प्रशासकों की आचार संहिता मतलब कोड ऑफ कंडक्ट के उसमें वो बंधे हुए हैं, उनको वो इनडायरेक्टली वे में करना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर है निदेशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ये तो आपको याद होना चाहिए, और इसके लिए मैंने वीडियो भी बनाई है कि हमारे संविधान में कौन सा जो चीज है वो कहां से ली गई है, ठीक है। ये मैंने वीडियो बना रखी है, प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखते रहिए, मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए। रिवीजन कैसे करते हैं ये भी मैं आपको एक अलग वीडियो में बढ़िया तरीके से आपको बताऊंगा कि रिवीजन करने के तरीके क्या होते हैं, ठीक है। तो निदेशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आगे अपनी स्लाइड पे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं पहले मूल अधिकार, आप उसको मेरी वीडियो को देख लीजिए, फिर उसके बाद निदेशक तत्व। अब इन दोनों में डिफरेंस करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंस से क्वेश्चन बन जाते हैं। ये नकारात्मक है और ये सकारात्मक है। क्यों ये नकारात्मक क्यों है? क्योंकि ये राज्य को कुछ मसलों पर कार्य करने से प्रतिबंधित करते हैं। जैसे इसमें एक अधिकार दे रखा है ना कि बोलने की स्वतंत्रता। यदि सरकार कहती है कि नहीं कल से कोई किसी को मतलब बोलने की स्वतंत्रता नहीं होगी, तो क्या होगा? तो आप सीधे आर्टिकल 32 के तहत कोर्ट जाओगे, ठीक है। कोर्ट जाओगे, कोर्ट साफ कहेगा नहीं, नल एंड वॉइड, मतलब ये बेकार नीति बनाई है आपने, ये असंवैधानिक है। तो मतलब राज्य के कुछ कामों में ये अड़ंगा अटकाता है, इसलिए ये नकारात्मक है। ये सकारात्मक क्यों? क्योंकि राज्य को कुछ मसलों पर इनकी आवश्यकता होती है, मतलब उसमें कुछ ऐसे अधिकार दे रखे हैं कि राज्य को वो करने ही चाहिए, क्योंकि वो बिना करे जो है आप पब्लिक में अपना भरोसा नहीं जता सकते। आगे जब एक एक आपको आर्टिकल समझाऊंगा ना, तब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य, इनके जितने भी आर्टिकल दे रखे हैं, इनमें कौन सा अधिकार कौन से आर्टिकल में, ये आपको रटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन सीधे सीधे दे देता है वो कि 39A में क्या दे रखा है, 51 में क्या दे रखा है, 50 में क्या दे रखा है, ठीक, या फिर पार्टिकुलर दे देगा कि 44 में क्या दे रखा है, ऐसे करके दे देगा। तो वहां पर आपको दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, एक एक करके आराम आराम से 4 याद करो, 5 याद करो, लगातार पढ़ते रहोगे ना, अपने आप याद हो जाता है। ये न्यायोचित हैं। न्यायोचित का मैंने आपको बताया था, इनके हनन पर न्यायालय द्वारा इन्हें लागू किया जा सकता है। ये गैर न्यायोचित हैं, ठीक है, इनके कानूनी रूप से न्यायालय द्वारा इन्हें लागू नहीं किया जा सकता, ठीक है। फिर है इनका उद्देश्य देश में लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना, और इनका क्या है, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना। डीपीएसपी का मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस लिए है? देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित हो। ये कानूनी रूप से मान्य है। मैंने आपको बताया कि कानून जो है वो कानूनी रूप से मान्य है कि अगर इनका हनन होता है तो कानून सुप्रीम कोर्ट जो है वो जो है एक तरीके से इस कानूनी रूप से मानने का मतलब होता है कि गवर्नमेंट को, सरकार को इसको मानना ही पड़ेगा और उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ये नैतिक और राजनीतिक रूप से मान्य होते हैं। मतलब नैतिक मतलब होता है कि आंतरिक रूप से जो है हमें इनको करना चाहिए, ठीक है, मानवीय रूप से हमें इनको करना चाहिए। और राजनीतिक मान्यता मतलब होती है वोट नहीं मिलेंगे अगर इन्हें नहीं करोगे तो, ठीक, एक तरीके से ये समझ लीजिए। व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं, इस प्रकार ये वैयक्तिक है, ठीक है। व्यक्तिगत मतलब पर्सनल किसी आदमी को जो है वो ये बहुत ज्यादा वो अगर इनको बनाया जाता है या फिर इनको जो है इनको एम्प्लाई किया जाता है इनको, तो ये है जो है व्यक्तिगत कल्याण के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। किसी आदमी का जो पार्टिकुलर जो उसका कल्याण होता है उसके लिए बहुत जरूरी होते हैं। ये समुदाय के कल्याण के लिए प्रोत्साहित करते हैं, मतलब कम्युनिटी का इसमें डेवलपमेंट होता है, ठीक है। फिर है इनको लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं होती, ये स्वतः लागू होते हैं। देखिए कितना बढ़िया पॉइंट है, ठीक है, ये स्वतः लागू होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि संविधान में सबसे मजबूत जो पॉइंट है, ठीक है, वो यही है आपके फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि इनके लिए कोई विधि बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये ऑटोमेटिकली लागू रहते हैं। लेकिन इन्हें लागू करने के लिए विधान का मतलब होता है कानून, कानून की आवश्यकता होती है, ये स्वतः लागू नहीं होते। फिर है न्यायालय इस बात के लिए बाध्य है कि किसी भी मूल अधिकार के हनन की विधि को वह गैर संवैधानिक और वो अवैध घोषित करे। इसका क्या मतलब मैंने बता चुका हूं कि न्यायालय का यह अधिकार है कि अगर सरकार कुछ ऐसा कानून बनाती है जो आपके मूल अधिकारों का हनन होता है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है उसको तुरंत गैर संवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अवैध घोषित कर देगी, नल एंड वॉइड। इधर निदेशक तत्वों का उल्लंघन करने वाली किसी विधि को न्यायालय असंवैधानिक और अवैध घोषित नहीं कर सकता।
क्योंकि ये कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। यद्यपि विधि की वैधता के आधार पर सही ठहराया जा सकता है, इन्हीं निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए लागू किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर एक एक करके देखते हैं। ठीक है, और मैं आपको यह भी बताऊंगा इनको याद कैसे करना है। ठीक है, अगर आप मुझसे कहेंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइए आप, तो मैं वहां पर जो है इसकी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, फंडामेंटल राइट्स, इनकी जो है मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो है आपका पीडीएफ बना के डाल दूंगा। आप वहां पे जाके अपने, या सबसे अच्छा तरीका बताऊं मैं आपको, जहां मेज पे आप पढ़ रहे हो ना, या फिर मोबाइल में, अगर आप मेज पे नहीं पढ़ सकते तो मोबाइल में भी अगर आप पढ़ रहे हो तो इसको जो है, अगर मेज पे पढ़ रहे हो तो सामने इसको प्रिंट करा के इसको चस्पा कर लीजिए, चिपका लीजिए। मोबाइल में पढ़ रहे हो तो डेली बेसिस पे इसको थोड़े थोड़े देख लीजिए बस। पहला, अब आप कहेंगे कि सर आपने तो जो है 36 से बताया था 51 तक, अब ये 36 और 37 कहां गए? 36 में स्टेट की परिभाषा दे रखी है मैंने। स्टेट का मतलब, अपनी जो वीडियो है, स्टेट का मतलब यहां पर वो स्टेट नहीं है जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, ये वाले स्टेटों के बारे में बात की जा रही है। स्टेट का जो मतलब है वो मैं अपने फंडामेंटल राइट, मतलब मूल अधिकारों के जो वीडियो है उसमें मैं बता चुका हूं, आप जाके उसको देख लीजिए। 37 में क्या दे रखा है? 37 में वही है कि यदि कोई मतलब कोई कानून ऐसा बनता है जो कि मतलब एक तरीके से हनन हो रहा है अधिकारों का, ठीक है, तो वहां पर जो है, मतलब एक तरीके से मान लीजिए कि डीपीएसपी निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए यदि किसी मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो भी जो है उच्चतम न्यायालय उसको जो है असंवैधानिक करार दे सकती है। ठीक है, अब 38 पे चलते हैं। 38 में कह रहा है, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, देखिए मैंने आपसे बताया था कल जो वीडियो मैंने डाली थी अपनी फंडामेंटल राइट्स की, उसमें मैंने एक चीज बताई थी कि वकीलों का स्वर्ग क्यों कहा गया है इसे, क्योंकि इसीलिए क्या गया कि इसकी लैंग्वेज, अब ये जो मैं आपको ये जो लिखा हुआ है ये मूल संविधान की भाषा है, ये मूल संविधान में ऐसा ही लिखा हुआ है। ठीक है, और इसको समझने के लिए आम आदमी नहीं समझ सकता, इसको वकील ही समझ सकते हैं, इसीलिए भारतीय संविधान को जो है वो वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि, ठीक है, अभिवृद्धि का मतलब होता है प्रमोशन, के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ठीक है, अब आप क्या कहोगे कि सर क्वेश्चन कैसे आते हैं इसमें यही आ जाएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद में, ठीक है, या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के किस अनुच्छेद में ये कहा गया, यहां से लेकर यहां तक दे देगा वो। ठीक, तो इसमें कहा जा रहा था राज्य जो है वो लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थानों के अनुप्रेरित करे, भरसक प्रभावी रूप से स्थापना, संरक्षण, लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। क्वेश्चन इसमें ऐसा आ जाता है कि राज्य जो है वो लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास कौन से अनुच्छेद में करता है? तो वो है 38। मतलब कुल मिला के इसका मतलब यह है कि स्टेट अगर वेलफेयर करता है, वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक है, क्यों, सामाजिक, आर्थिक, जो राजनीतिक उनके न्याय हैं उनके लिए, तो वो किस अनुच्छेद के तहत करेगा? कोई भी पॉलिसी अगर बनाता है वो, ठीक है ना, कोई भी पॉलिसी बनाता है तो आयुष्मान भारत बना रहा है तब भी वो इसी में आ जाएगा, क्योंकि लोगों के कल्याण की बात हो रही है उसमें। ठीक है ना, तो सारी चीजें जो हैं वो आपकी इसी में आ जाती हैं। अगर स्टेट कोई ऐसी पॉलिसी बनाता है जो लोगों के कल्याण के लिए है तो वो 38 में आपकी आ जाएगी। 39 को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए आप, क्योंकि इंपॉर्टेंट है थोड़ा। ठीक है, 39 क्या कह रहा है कि राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, ठीक है, इसको आप भूल जाइए, इसका मतलब इसमें कई सारे तत्व दे रखे हैं। क्या है कि 39A में क्या दे रखा है? 39 में यह है कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार होगा। इसका इंग्लिश में वर्जन देखते हैं। यह कह रहा है कि द सिटीजन मैन एंड वुमेन इक्वली हैव द राइट टू एन एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। ठीक है, 39A में दे रखा है कि जीविका के पर्याप्त साधन पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों के लिए। ये सीधा सीधा आ जाता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों के लिए समान रूप से जीविका के लिए आपका जो है का पर्याप्त साधन राज्य बनाएगा, वो है 39A में। फिर 39B, समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो कि सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप हो। मतलब एक तरीके से ये हो कि जितने भी कम्युनिटी के जो भी आपकी फिजिकल, जैसे ये देखिए, ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्स ऑफ कम्युनिटी आर आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब समाज में जितनी भी आपकी जो है, जो भी उसके जो भौतिक संसाधन है, ठीक है, कोई भी भौतिक संसाधन है, तो वो इस प्रकार राज्य कोशिश ऐसी करेगा कि इस प्रकार बांटेगा कि जो है आपका जो है गरीब ज्यादा दबे ना और अमीर को भी ज्यादा दबाया ना जाए, मतलब बराबरी रूप से वो बांटा जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप समझ लीजिए। फिर 39C, ये कहा जा रहा है कि आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि धन का जो है अहितकारी संकीर्ण ना हो। ठीक
ठीक है, कंसंट्रेशन ना हो, मतलब ऐसा ना हो कि मतलब अगर 100 रुपए कमा रहा है, पूरे देश में 100 रुपए कमाए जा रहे हैं, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, ये मत कहने लगना सर पूरे देश में क्या 100 रुपए की कमाई होती है, सिर्फ एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं। तो ऐसा ना हो कि 99 रुपए जो है वो अमीरों के पास चला जाए, 1 रुपया गरीबों के पास चला जाए, क्योंकि गरीबों की जनसंख्या होती है ज्यादा। ऐसा नहीं हो पाए, इसीलिए सरकार ऐसी नीतियां बनाएगी। और उसके लिए देखिए आप कई सारी नीतियां हैं कि सरकार क्या करती है कि भाई प्रेग्नेंट लेडी हो जाती है तो उनको 6,000 रुपए देती है, ठीक है, मुफ्त में अनाज देती है, इस तरीके की कई सारी योजना, आयुष्मान भारत योजना मुफ्त में आपको जो है एक तरीके से इलाज प्रोवाइड करा रही है। तो ये सारे के सारे जो हैं ये आपके जो हैं इन दोनों में ही आते हैं। 39 में भी यही आएगा आपका, सी में और बी में। के 39 सी में कह रहा है कि जो भी आपका पैसा कमाया जाएगा, धन और उत्पादन का जो साधन होंगे उनका संकेंद्रण ना हो पाए। फिर 39 डी में क्या कहा जा रहा है, पुरुष और स्त्रियों दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। मतलब ऐसा नहीं हो कि मान लीजिए एक ही काम को पुरुष कर रहा है, एक ही काम को स्त्री कर रही है, मैन एंड वुमेन कर रहे हैं, तो पुरुष को तो 300 रुपए डेली मिल रहे हैं और महिला को 250 रुपए मिल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, ये जो है 39 डी जो है ये बहुत बार आता है इसमें सभी है। मैं आपको फिर भी कह दे रहा हूं कि अभी पेपर में बहुत टाइम है, अगर आप इनको डेली बेसिस पे भी याद करोगे, ठीक है, तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि आपके जमान पर रट जाएंगे। 39 ई, पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों के सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो। आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार न करने पड़े कि उनकी आयु और शक्ति के अनुकूल ना हो। इसका मैं मतलब समझा देता हूं। इसका मतलब यह है कि पुरुष और स्त्रियों के स्वास्थ्य, मतलब मैन एंड वुमेन के स्वास्थ्य का ध्यान राज्य रखेगा। दूसरा, जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको उनकी उस अवस्था का, ठीक है, उनकी एज का कोई गलत प्रयोग ना कर पाए और नागरिकों को विवश होकर गलत काम ना कर पाए, वो उनके साथ गलत ना हो जाए या फिर वो गलत काम ना करें, इसका ध्यान राज्य करेगा। ठीक है। फिर 39 एफ क्या कह रहा है, बालकों को स्वतंत्र गरिमा में वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं। बालकों को और अल्प वय व्यक्तियों के शोषण से नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाएगी। मतलब यह है कि बच्चे जो होते हैं उनके आसपास का वातावरण अच्छा हो, ठीक है, स्वास्थ्य विकास हो, ठीक है, और अल्पवय व्यक्तियों की शोषण कोई ना कर पाए उनका, ये इसका टोटल मतलब है। तो 39 को जो है आप स्पेशली तरीके से याद कर लें, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक, फिर यह है 39 ए। मैंने आपको बताया कि ये वाला जो ए है ये छोटा ए है, लेकिन ये वाला जो है ये है 39 ए, इस तरीके से। ठीक है, यदि वो तो वो अब जैसे इसमें कहा जा रहा है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, मतलब जैसे आपने हॉलीवुड मूवीज में देखा होगा कि वो जैसे ही मतलब वो कोई पकड़ा जाता है, पुलिस पकड़ता है, तो वो पहला जो मांग करता है वो ये करता है कि मुझे मेरे वकील से मिलने दो, और वहां पे लोग उसको वकील से मिलने देते हैं। तो यही यहां कहा जा रहा है कि समान न्याय, जो भी जस्टिस होगा वो समान होगा, और निःशुल्क विधिक सहायता, यदि कोई गरीब आदमी है तो उसको बिना पैसे उसको वो है जो है वकील प्रोवाइड कराया जाएगा। ये 39 ए में कहा जा रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये आपका है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ये इंग्लिश में है, आप इसको पॉज करके देख लीजिए। 40 बहुत इंपॉर्टेंट, ग्राम पंचायतों का संगठन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ठीक, इतना ही बताऊंगा मैं इसमें, और ऐसा ही क्वेश्चन आता है सीधा। 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, राइट टू वर्क, देखिए यहां आ गया। अब इसके तहत आप ये नहीं कह सकते जो बच्चे मतलब बेरोजगार हैं, जो लगे हुए नहीं है, तो आप ये नहीं कह सकते राइट टू वर्क, अच्छा ठीक है मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूं, वहां से कहूंगा मुझे नौकरी दिलवाओ, नहीं। यदि ये फंडामेंटल राइट होता तो आप कोर्ट जा सकते थे। ये डीपीएसपी के अंदर आ रहा है, नीति निदेशक तत्वों के अंदर है, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंट इन सर्टेन एरिया, सर्टेन केसेस, ठीक है। इसका क्या मतलब है, अब ये कह रहे हैं राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य, मतलब राज्य ये देखेगा कि आपकी इकोनॉमिक कैपेसिटी कितनी है, ठीक है ना, पैसा वैसा है या नहीं है, विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, निशक्तता तथा अन्य अहर्ब अभावों की लोक सहायता पाने के अधिकार प्रभावी उपबंध होगा। ठीक है, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, और ये इस तरीके से जो है कि भाई ये कहा जा रहा है कि काम पाने का आपको अधिकार होगा, शिक्षा पाने के लिए राज्य कोशिश करेगा कि सभी को शिक्षा मिल पाए, और जो बेकार, जो बूढ़े लोग हैं, जो बीमार हैं, निशक्त लोग हैं, उनके लिए जो है वो अधिकार सहायता प्राप्त करेगा, राज्य करेगा। ठीक है, राज्य के ऊपर ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज की तरह है। फिर 42 में कह रहा है काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। ठीक है, ये कह रहा है प्रोविजन ऑफ फॉर जस्टिस एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। मैंने आपको पहले एक बार बताया कि राज्य काम की न्याय संगत,
न्याय संगत का मतलब होता है कि सिक्योरिंग ह्यूमन कंडीशन, मतलब ऐसी कंडीशनों में राज्य कोशिश करेगा कि लोग काम करें जिसमें कि जो है उनको उनका आराम से उनको विकास, उनका शोषण ना हो। दूसरा, मैटरनिटी रिलीफ भी मिले। ये नहीं है कि कोई जो लेडी है वो प्रेग्नेंट है तब भी उस पर जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये स्टेट कोशिश करेगा कि ऐसा ना होने पाए। फिर है आपका कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। ये क्या कह रहे हैं कि लिविंग वेज फॉर वर्कर। ये कह रहे हैं कि विधान मतलब राज्य जो है वो कृषि, उद्योग, अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों मतलब मजदूरों शिष्ट जीवन स्तर, अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने की काम की दशाएं। मतलब इसमें यह है कि यदि कोई आदमी किसी के अंडर काम कर रहा है तो उसको प्रॉपर छुट्टी मिले, उसको प्रॉपर वेतन मिले, ठीक है, उसका जो है एक तरीके से शोषण ना हो। तो ये सारी चीजों का जो वो देखेगा, वो राज्य इन सब चीजों के लिए कानून बनाएगा, ठीक है। फिर 43A, ठीक, 43A ये भी आपका कई बार रिपीट हुआ है। 43A में कह रहा है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, मतलब जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनमें मैनेजमेंट करने के लिए जो है वो कर्मकारों मतलब वहां जो वर्कर्स हैं उनका भी एक संगठन बनाया जाएगा। कि भाई जैसे आपने पुरानी मूवीज में देखा होगा कि जो है वो क्या नाम है, हड़ताल, ठीक है, क्योंकि उनका ग्रुप बना हुआ होता है, वो अपनी मांगों के लिए लड़ रहे होते हैं, ठीक है, होते वो फैक्ट्री के कर्मचारी हैं। इस तरीके से राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थापनों, संगठनों के संबंध में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान बनाएगा, वही जो मैंने आपको बताया। 44 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ द सिटीजन। इसमें इतना ही बताऊंगा मैं आपको। आगे है 45 में कह रहे हैं कि 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा का उपबंध, मतलब आपका यह प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है, मतलब 0 to 6 केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर। 6 साल से कम बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था या फिर प्रारंभिक शिक्षा के लिए राज्य ऐसे कानून बनाएगा जो कि उन तक पहुंच सके। 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा, अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि, मतलब प्रमोशन फॉर एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, SC, शेड्यूल ट्राइब, ST एंड अदर वीकर सेक्शन, जिसमें कि OBC आ जाते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे, उसमें फीमेल भी आ जाती हैं उसमें, मतलब ऐसे लोग जो कमजोर हैं, ठीक है, उनके लिए जो है उनकी शिक्षा और उनका जो है इकोनॉमिकली उनको मजबूत करने के लिए राज्य नीतियां बनाएगा, ठीक। जहां भी आप SC ST वगैरह इस सब चीज देखें तो तुरंत 46 लगा देना। 47 में क्या कह रहे हैं, 47 कह रहे हैं पोषण स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा रखने के लिए, लोक स्वास्थ्य का सुधार करने के लिए राज्य का कर्तव्य, मतलब ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू द इंप्रूव पब्लिक हेल्थ, मतलब एक तरीके से लोक स्वास्थ्य, मतलब लोग स्वस्थ रहें। दूसरा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, ठीक है, लोग अच्छा अच्छा खाएं, ठीक, पर्यावरण ठीक, मतलब जो भी उनके लिए जीवन स्तर है, पोषण के लिए उनको साधन किए जाएं, ठीक है। जैसे आपको बच्चों के लिए मिड डे मील का प्रोग्राम है, वो इसीलिए तो है कि वो बच्चे भूखे न रहें, उनको अच्छा स्वस्थ भोजन मिले, ठीक। और जो है आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो भी इसीलिए है कि लोगों को जो है सही न्यूट्रिशियस भोजन पहुंचे उनके पास। 48 में है कृषि और पशुपालन का संगठन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। इसमें कुल मिला के यह है कि जो आपका दुधारू पशु हैं, दुधारू पशु मतलब जो दूध देते हैं, उनका आपको जो है एक तरीके से देखिए, गाय, बछड़ों तथा अन्य दुधारू वाहन पशुओं की नस्लों के परिरक्षण सुधार के लिए तथा उनके वध का प्रतिषेध, मतलब उनका स्लॉटर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इन सब चीजों के लिए, कृषि और पशुपालन के लिए, इन सब चीजों के लिए जो है राज्य जो है नीतियां बनाएगी, राज्य कानून बनाएंगे, ठीक। और जैसे कि यूपी में है एक कानून, एंटी काउ स्लॉटर कानून जो है वो यूपी में है। 48A उसमें क्या दे रखा है, पर्यावरण का संरक्षण, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, मतलब प्रोडक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट, सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है, मतलब वन्य जीवों की रक्षा, जानवरों की रक्षा, पर्यावरण की रक्षा, वनों की रक्षा, इन सब के लिए राज्य कानून बनाएगा। 49 में क्या दे रखा है, 49 में राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेज एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंट, मतलब जैसे लाल किला, ताजमहल और इस तरीके की कई सारी चीजें जो स्मारक हैं, स्थान है, वस्तुएं हैं जो कि राष्ट्रीय महत्व की हैं, नेशनल इंपॉर्टेंस की हैं, उनको जो है नुकसान नहीं पहुंचा सकते, उनका प्रोटेक्शन करने की जो जिम्मा है वो सरकार के ऊपर है।
50 में बहुत इंपॉर्टेंट है, 50 में कहा जा रहा है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, मतलब सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। यही वो आर्टिकल है जब एनजेएसी आया था, नेशनल जुडिशियल अकाउंटेबल कमीशन, जो उसमें ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह के इसको नल एंड वॉइड कर दिया था, मतलब असंवैधानिक कह दिया था इसको, कि भाई आप जो है जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव से अलग रहनी चाहिए, इनमें कोई बीच में नहीं आना चाहिए। तो लेकिन एनजेएसी में क्या था कि एग्जीक्यूटिव के दो जो लोग थे वो जुडिशरी में जजों को अपॉइंट करने के लिए उस बोर्ड में बैठाए गए थे, तो जो कि इस सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव का जो है उल्लंघन हो रहा था। 51 में कह रहे हैं अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि, मतलब प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, सीधे ऐसे ही आ जाता है, ठीक है ना, कि मतलब राज्य जो होगा, स्टेट जो होगा, वो दूसरे देशों के साथ अच्छे अच्छे संबंध बनाएगा, शांति सुरक्षा के लिए एक भावना पैदा करेगा, पूरे वर्ल्ड में शांति रहे, सुरक्षा रहे, ये सारी चीजें जो है ये इसमें आपकी जो है दे रखी है आर्टिकल 51 में। इसके बाद में जो आपको टॉपिक ले रहा हूं वो है आपका जो है मूल कर्तव्य, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको उसको करा दूंगा। तो ये जो जितना भी मैंने आपको पढ़ाया बताया, इसको ध्यान से समझ लीजिए, बार बार आप जो है इसको रिवाइज करिए, देखिए इसको, और अगर आप नोट्स बनाने में सक्षम है तो बना सकते हैं, ठीक है। मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ किसी चीज के लिए, और नहीं सक्षम है तो आप वीडियो देखते रहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपका मूल कर्तव्य लेके आएंगे। प्लेलिस्ट मैं तैयार कर रहा हूँ धीरे धीरे, प्लेलिस्ट जो है आप जाके देखते रहिए चैनल में। किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो तो जो टेलीग्राम लिंक है, टेलीग्राम लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, टेलीग्राम लिंक में जाके उसको आप ज्वाइन करिए, और उसी में एक है एग्जाम बुक टॉक, उसमें जाके आप जो है अपनी कोई भी परेशानी जो है वो मुझसे शेयर कर सकते हैं, या फिर आपस में जो बच्चे हैं वो कुछ भी आपका जो है मटेरियल वगैरह, पढ़ाई लिखाई, किसी के बारे में भी आप बात कर सकते हैं। थैंक यू।